हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। आज मैं बात करने वाली हूँ बीपीएससी टीआरई थर्ड के रिगार्डिंग। बीपीएससी टीआरई थर्ड में अगर आप शामिल होने वाले हैं, आप पेपर देने वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको क्या करना है और अदर जो और सब्जेक्ट है उसके लिए आपको क्या करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे चैनल पर, बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि मैथ्स के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने प्रिपरेशन कैसे मैथ्स का किया है इसके रिगार्डिंग। तो उसमें एक कमेंट्स कॉमन थे जो ये पूछे जा रहे थे कि जिसका मैथ वीक है वो क्या करेंगे। देखो फ्रेंड्स, जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, चाहे उनका सब्जेक्ट कोई भी हो या पहले से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, तो उनके लिए उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। कोई भी चीज़ वो कर सकते हैं जो टाइम अभी हम लोगों को मिला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 10 से 12 जून एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, जो कि न्यू कैलेंडर जो जारी हुआ है उसमें आपने डेट भी देख रखी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात आती है कि जो पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, वो टीचिंग में फर्स्ट टाइम वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे मैं सिंगल एक कैंडिडेट मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम टीआरई का प्रिपरेशन करना शुरू किया होगा बीपीएससी का, तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तो केवल और केवल अपने सब्जेक्ट पर फोकस की थी। अगर आप चाहोगे ना कि सभी सब्जेक्ट पर 100% मैं कमांड कर लूँ, तो एक लिमिटेड टाइम में नहीं हो पाएगा, अगर अभी आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो, ठीक है। लेकिन अब बात हमें यहाँ पर आती है, करनी होती है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो, एग्ज़ाम में सिलेक्शन मायने रखता है, मार्क्स मायने नहीं रखता है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्कोर भी लिखो। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था ना, तो उसमें मैंने लिखा था ना कि मैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में मैथ्स में सिलेक्शन ले चुकी हूँ। तो किसी ने एक कमेंट करा था कि उसमें स्कोर भी लिखो। कभी भी, मैं आपको बता रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कभी भी मार्क्स मत लगाना कि मैं इस एग्ज़ाम में इतना मार्क्स स्कोर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्या पता जो आप मार्क्स लिख रहे हो, 120 में अगर आप लिख रहे हो कि 90 मार्क्स मैं स्कोर करना चाहता हूँ, और हो सकता है कि 94 का टप चला जाए, 95 का टप चला जाए, तो फिर 90 नंबर भी लाकर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जैसा कि हुआ था पिछली बार टीआरई 2 में मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, हमारे कहने का मतलब कि इसमें आपको केवल सिलेक्शन लिखना है कि मैं सिलेक्टेड हो चुकी हूँ, क्योंकि आपको सिलेक्शन से मतलब है, आपको मार्क्स से मतलब नहीं है। आप सोचो, कोई 92 मार्क्स लेकर आएगा और कोई मान लो कि 96 मार्क्स लेकर आता है, कोई 100 लेकर आता है, और कट ऑफ अगर 90 जाता है, तो क्या सबकी सैलरी अलग अलग होगी? नहीं। 92 मार्क्स लेकर आए हैं उनकी भी सैलरी वही होगी, 96 लेकर आए हैं उनकी भी सैलरी वही होगी। हाँ, जो नॉलेज होता है वो मायने रखता है। जब आप टीचिंग करना शुरू करोगे तो जो आपका नॉलेज होगा वहाँ पर फिर आपका नॉलेज काम आएगा। तो नो डाउट अभी हमारा जो प्रेशर बना होता है, जो कैंडिडेट होते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, उनका प्रेशर क्या होता है? सिलेक्शन। वो ये तो नहीं सोचते हैं कि सिलेक्शन के बाद ये चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम आएगा, ये तो नहीं सोचते। वो तो बस सोचते हैं कि किसी भी तरह हमारे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, उतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए फ्रेंड्स, आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और उसके लिए मैंने तो बस क्योंकि मैं जो की थी मैं वही आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। अपने सब्जेक्ट पर मैंने फोकस किया था, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि 25 दिन के अंदर मैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ करके सभी सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि 80 मार्क्स के हमारे सब्जेक्ट आएंगे और साथ में जो जनरल पेपर 40 मार्क्स के होंगे उसमें भी 6-7 नंबर के हमारे ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो। मान लो कि आपके सब्जेक्ट अगर सोशल साइंस है तो जनरल पेपर में भी तो सोशल साइंस पूछे जाएंगे, और जो 80 मार्क्स का होगा उसमें भी आपका पूरा आपका ही पेपर होगा। अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है, अगर 2 उसमें आपकी है टीजीटी में, तो उस दोनों से पूछे जाएंगे, और ठीक है, बाकी जनरल पेपर भी पूछे जाएंगे। तो यानी कि
आप अगर अपने सब्जेक्ट पे कमांड करते हो तो आप सिलेक्शन ले लोगे पक्का, ठीक है। तो मैंने बस अपने सब्जेक्ट पर कमांड किया, मैथ्स को केवल हमने बनाया, मैथ्स का मैंने प्रैक्टिस करा, उसका रिवीजन करा, क्योंकि 80 मार्क्स हमारे मैथ्स में थोड़ा चैलेंजिंग ये हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, ये भी एक क्वेश्चन था कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो फ्रेंड्स, हम खास करके इस वीडियो में टीआरई थर्ड के लिए बातें करना चाहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन स्पेशली मैथ्स के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैं मैथ्स के बारे में बता सकती हूँ। बाकी जैसे कोई बोलता है हिंदी साहित्य के बारे में बताओ या हिस्ट्री के बारे में, तो देखो उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया ज़्यादा नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। ऐसे कुछ भी तो बताने से कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ भी तो आकर के मैं नहीं बता दूँगी कि ये कर लो वो कर लो, ऐसे तो ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा मतलब है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अपना जो भी रियल चीज़ें हैं वही मैं शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं बोल दूँ, कुछ भी ये कर लो वो कर लो, तो ये चीज़ें नहीं। मैं मैथ्स के लिए इसलिए बताती हूँ कि मैंने खुद करा है तो उसके बारे में मुझे पता है, इसलिए मैं उसके बारे में अच्छे से बता सकती हूँ। बाकी अदर सब्जेक्ट के बारे में मैं क्या अच्छे से बता सकती हूँ, आपको एडवाइस दे सकती हूँ। ऐसे एडवाइस देने वाले तो बहुत सारे आपके लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी वही लोग बता सकते हैं जो उस सब्जेक्ट में मेहनत किए हैं, जो उस सब्जेक्ट में सिलेक्शन लिए हैं, जो उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसलिए आप देखो, जो उस सब्जेक्ट के ज्ञाता है उनसे आप अगर सजेशन लेते हैं तो वो आपको परफेक्ट देंगे। तो मैं बस मैथ्स के बारे में बता सकती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैथ्स के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैथ्स में दिक्कत क्या हो जाता है ना कि टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते हो। क्योंकि पिछली बार भी जब मैंने पेपर दिया था ना तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला सेंटर पे जिन्होंने बोला कि हमारे 20 क्वेश्चन छूट गए हैं, 25 क्वेश्चन छूट गए हैं। तो उसके लिए आपको अभी से ही सोचना होगा, अभी से ही आपको उसके लिए सोच करके मेहनत करना होगा कि आप क्या करें कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। देखो फ्रेंड्स, चीज़ें कुछ ऐसी हुई थी कि हमारे साथ भी क्वेश्चन हमारे एक भी नहीं छूटे थे। ईमानदारी से मैं बोल रही हूँ, हमारे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे थे। 2 से 3 मिनट पहले हमने पूरे पेपर को कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग पहले से मेरा माइंड में सेट था कि इतने टाइम के अंदर मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, यहाँ तक हमें पहुँच जाने हैं, ठीक है। तो ये आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, कितने टाइम में आपको क्या करना है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी टाइम मैनेजमेंट के लिए कि कितना टाइम में आपको कितना पार्ट और किसका पार्ट कब आगे पीछे आपको सॉल्व करना है। तो ये मैं अलग वीडियो में बताऊँगी, लेकिन इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस अभी से आपको करना होगा। फिर आपको मैं बताऊंगी कि आप कैसे करोगे टाइम मैनेज, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस अभी से आपको करना होगा। आप एक दिन में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हॉल के अंदर। आपको क्या करना होगा कि पहले मैथ्स के ऊपर आप वर्क करो। जैसे अगर किसी का मैथ वीक है तो क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैथ वीक है ना तो एक ही टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बनाओ। जैसे टाइप वाइज आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। कैसे नहीं आएगा, मान लो कि एक प्रॉफिट लॉस का हमने बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो एक टाइप का क्वेश्चन हमने 5-10 बना लिया। अब उस टाइप के क्वेश्चन क्या छूटेंगे एग्जाम में? नहीं छूटेंगे। दूसरे टाइप का फिर 5-10 क्वेश्चन हमने बना लिया, तीसरे टाइप का 5-10 बना लिया। मतलब आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। देखो अगर मैथ में आप वीक हो तो आप सोचोगे कि 1-2 क्वेश्चन बनाकर आगे निकल जाए, तो नहीं हो सकता है। उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ज़्यादा मेहनत करना होगा, ये काम आपको करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के ऊपर जो सब्जेक्ट आपका वीक है, तभी ये स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो आप टाइप वाइज ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, इतनी बार करो कि वो मतलब भूलो ही नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओ, वो क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है, पूरा छाप बन जाएगा आपके माइंड में और फटाफट उसको सॉल्व कर दो। क्योंकि फ्रेंड्स ये तभी हो पाएगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे। एग्जामिनेशन हॉल में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन एक बनाकर निकलोगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा क्वेश्चन में तो आप वहाँ फंस जाओगे। क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, तो आप नहीं बना पाओगे। इसलिए आप बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी सर जो करवा रहे हैं, अमरजीत सर जो यूट्यूब पर करवा रहे हैं डिस्कशन टेस्ट का, वो मैं अभी देख रही हूँ। अपना जो नोट्स है उसका मैं रिवीजन कर रही हूँ, और भी उन्होंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखा है, उसका मैं रिवीजन कर रही हूँ। मैंने कोई बैच नहीं खरीदा है, ठीक है।
पहले से जो मैंने पढ़ा है बस उसका मैं रिवीजन कर रही हूँ। और क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं बैच लेकर के पढ़ूंगी, बैच मेरे ऐसे ही रह जाएंगे। 2 से 3 घंटे मुश्किल से मिलते हैं रात में पढ़ने को, तो उस टाइम को हम चाहते हैं कि अपने रिवीजन में लगाएं, नई चीज़ें पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपने बैच लिया है ना, तो एक वीडियो को आप एक ही बार पढ़ करके आप एग्ज़ाम में मत जाओ। जैसे जैसे वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं वैसे वैसे आप साथ साथ चलते रहो, आप बनाते रहो, सॉल्व करते रहो, लेकिन आप 2 से 3 घंटे का टाइम बचाओ रिवीजन के लिए डेली। तो रिवीजन ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस खत्म हो गया तब हम रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा आप करोगे तो एग्जाम नज़दीक आ जाएंगे, 2 से 3 दिन 5 दिन बचेंगे, सिलेबस लोग एंड तक लेकर जाते हैं, रिवीजन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा और लास्ट में ना प्रेशर हो जाता है कि अरे ये भी नहीं मेरा रिवीजन हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो प्रेशर में फिर आप रिवीजन करोगे ना तो चीज़ें जल्दी याद भी नहीं होगी और आप भूल भी जाओगे। तो प्रेशर में रिवीजन नहीं किया जाता है, रिवीजन रिलैक्स माइंड होकर किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी यही है, पढ़ते जाओ रिवीजन करते जाओ, पढ़ते जाओ रिवीजन करते जाओ और लास्ट टाइम में रिलैक्स होकर रिवीजन करो। क्योंकि आप पूरा प्रिपरेशन किए रहोगे तो आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप प्रेशर में पढ़ाई नहीं करोगे, आप रिलैक्स होकर पढ़ाई करोगे और जब आप रिलैक्स होकर पढ़ाई करोगे तो जो भी आप पढ़ोगे आपके माइंड में फिट होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप अगर पढ़ रहे हो तो 1 वीक का आपने पढ़ लिया, सर ने जितना वीडियो दिया, मतलब किसी भी सर का आपने बैच खरीदा है तो बैच के लिए मैं बता रही हूँ, जो लोग मैक्सिमम लोग तो बैच से पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अपने स्टडी करने का जो भी आपका तरीका है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लोग बैच खरीदे हैं या कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे जैसे टीचर उन्हें दे रहे हैं मटेरियल, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाए, उस पर और भी कोई बुक अगर उनके पास है उससे वो मतलब फॉलो कर रहे हैं तो उस बुक से वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप मतलब कि क्लासेस कंप्लीट करते हो आज का, जैसे मान लो आज का 5 घंटे का आपका क्लास है, 6 घंटे का है, आपने 5 से 6 घंटे कंप्लीट कर लिया क्लास, तो उसके बाद 2 घंटे और आप निकालो उस क्लास का रिवीजन करने के लिए। अब जो नोट्स आप बनाए हो ना उसको एक बार पलट करके देखो, आज ही देखो, आज जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन आज करो, ठीक है। उसके बाद कल जो पढ़ते हो उसका भी रिवीजन कल करो। उसके बाद क्या करो कि 1 वीक में 1 दिन संडे को आप क्या करोगे, पूरे 1 वीक का फिर से रिवीजन करो। इस तरीके से करके आप 1 महीने तक आप पढ़ लेते हो, तो फिर आप क्या करो कि महीने में 2 से 4 दिन निकालो पूरे मंथ का पढ़ा हुआ रिवीजन करने के लिए। तो पूरा आप रिवीजन करोगे। रिवीजन करने समय क्या होता है कि हम लोग केवल फॉर्मूला ऐसे ऐसे देख लेते हैं। रिवीजन करने का तरीका मैथ्स का अलग होता है, बाकी सब्जेक्ट का अलग होता है, ठीक है। मैथ्स के लिए मैं जैसे करती हूँ मैं बता रही हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो मेरा तरीका यही है कि मैं मैथ्स जब पढ़ती हूँ तो उसका शॉर्ट नोट्स तैयार करती हूँ, ठीक है। उसके बाद पूरा एक फुल लेंथ जो नोट्स होता है वो तैयार करती हूँ और एक शॉर्ट लेंथ जो नोट्स होता है वो मैं तैयार करती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ कि जो शॉर्ट नोट्स होता है ना वो लास्ट में केवल फॉर्मूला देखने के लिए होता है, लेकिन एक बार रिवीजन हमारा मैथ्स का इस तरीके से होना चाहिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का हमें करना है रिवीजन, तो एक बार हमने कॉन्सेप्ट देख लिया प्रॉफिट एंड लॉस का या सिंपल इंटरेस्ट का हमने देख लिया, या कोई भी मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देख लिया, ट्रिगो का, कोई भी आप टॉपिक का रिवीजन कर रहे हो तो उसका आपने कॉन्सेप्ट देख लिया। उसके बाद अलग अलग टाइप से 1-1, 2-2 क्वेश्चन बनाते जाओ। स्टार्टिंग में आपने मान लो 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, अब रिवीजन करते समय तो 10-10 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, उतने टाइम तो होते नहीं है, तो आप कम से कम हर टाइप में 1 से 2 क्वेश्चन आप बनाते चले जाओ। देखो कि बन रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन लो, सॉल्व खुद से करो और देखो कि आप बना पा रहे हो कि नहीं। ये है रिवीजन करने का, ठीक है। और जब एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले की बात होती है कि 1 से 2 दिन पहले क्या करें, तो देखो 1 से 2 दिन पहले सारे टॉपिक से मैथ बनाओ, इतने तो टाइम मिलेंगे नहीं, तो उस टाइम जो आपको शॉर्ट नोट्स का केवल जो कॉन्सेप्ट है वो आपको माइंड में दौड़ाना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे तो जब तक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं होंगे, मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब उसका फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्ट ही हमारे माइंड में नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो आपको 1 से 2 दिन पहले जो रिवीजन होता है वो शॉर्ट नोट्स ही केवल होगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स 3-4 टॉपिक का 10 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आप लोगों को दिखाया था कि मैं 10 मिनट के अंदर 3-4 टॉपिक का कैसे रिवीजन कर लेती हूँ, वैसे आप कर सकते हो। तो एक दिन में तो आप सोचो ना पूरे मैथ्स का आप रिवीजन कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स की बात कर रही हूँ। तो लेकिन
उससे पहले आपको रिवीजन कैसे करना है, हर टाइप के क्वेश्चन बनाना है। क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यूट्यूब पे या क्लास में और आप चले गए एग्जामिनेशन हॉल में, तो नहीं होगा सॉल्व वहाँ पर सॉल्व करोगे जब आप, तो आप फंस जाओगे। तो स्पीड बनाने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। रिवीजन के लिए हर टाइप के क्वेश्चन फिर से आपको बनाकर देखने होंगे कि आप बना पा रहे हो कि नहीं, कि आप भूल गए हो। अगर आप भूल गए हो तो फिर से आप देखो, रिवाइज करो कैसे बनेगा, उसका स्टेप क्या है, उसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है बनाने का, ये सब आप देखो। इस तरीके से आप रिवीजन कर लो। उसके बाद लास्ट में शॉर्ट नोट्स का आप रिवीजन कर लो। उसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, फिर आप रिलैक्स होकर के, तो एग्जामिनेशन हॉल का जो टाइम मैनेजमेंट होगा उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना खुद का मतलब एक अपना टाइम मैनेजमेंट माइंड में सेट करके मैं गई थी और अपना बनाई थी कि इस तरीके से हमें एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने, इतने टाइम में इतना पोर्शन करना है, इतने टाइम में इतना पोर्शन करना है, और टाइम दे करके उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने स्पीड को मेंटेन करती थी और उसी के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करती थी, और उतने टाइम मेरे उतने सारे क्वेश्चन बन गए, ठीक है। जो आप अपने माइंड में मैसेज दोगे ना कि इतने टाइम में आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उतने टाइम में आपके उतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहले से आपकी अगर प्लानिंग रहेगी तो, अचानक करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम हमारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो कॉपी देने वाले थे वो क्या किए कि एग्जैक्ट टाइम पर दिए, और आप लोगों को पता था TRE 2 में दो बार OMR सीट भरना था, यानी रोल नंबर 2 में भरना था। एक जो उनको देना था उसमें भी और अपने वाले में फिलअप करना था, और जो आपको मिला था OMR सीट उसमें भी फिलअप करना था। एडमिट कार्ड जो देना था उसमें भी फिलअप करना था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ ना कि मेरा मिस्टेक हो गया था, जो मेरे पास रहने वाला था उसमें कुछ स्टिकर लगा दिए थे, वो लेने वाले थे उसमें स्टिकर लगा दिए थे, और जो मेरे पास था उसमें रोल नंबर गोला नहीं भरा हुआ था। मुझे लगा वो तो मेरे पास रहेगा, लेकिन उन्होंने फिर वो मांगने लगा, तो फिर से हमें वो गोला भरना पड़ा। और एक तो हमें 15 मिनट लेट कॉपी मिले थे, मतलब सभी को, हमारे सेंटर पर सभी को 15 मिनट लेट पेपर मिले थे। तो 15 मिनट का टाइम मैनेजमेंट आप समझ रहे हो कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने जिस हिसाब से अपना माइंड सेट करके गया था वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें 15 मिनट की अगर गड़बड़ी हो जाए तो पूरा सोचो एग्ज़ाम में किस तरीके से उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इतना स्पीडली मुझे सॉल्व करना पड़ा, क्वेश्चन तो नहीं छूटा, लेकिन स्पीड में करने की वजह से हमें रीचेक करने को नहीं मिला। और BPSC में आप सभी को पता है कि ऑप्शन तो खतरनाक होते हैं, ठीक है। जब तक आप तीनों ऑप्शन को चेक नहीं करोगे, ठीक है, चारों ऑप्शन को, मतलब जो उसमें 3 को नंबर वाले दिए रहते हैं, डेटा वाले, और एक तो इनमें से कोई नहीं, और एक इनमें से 1 से अधिक, ये तो सब में रहते हैं 5 ऑप्शन। तो जो 3 होते हैं डेटा वाले वो तो चेक करने पड़ेंगे, तभी तो आप इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं आप लगा सकते हो, ठीक है, या उसमें से कोई एक होगा तो आप लगा सकते हो। तो तीनों डेटा को वेरीफाई करना। अब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करते समय अगर कोई आंसर आ गया उसमें मैच हो गया, आपने लगाया और आगे चल दिया, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि उसको आप चेक करो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे करने पड़े थे, जिसकी वजह से बहुत सारे गलत हो गए थे, आते हुए भी क्वेश्चन गलत हुए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम में गड़बड़ी होने की वजह से हो गया, जिस वजह से स्कोर भी घट गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि हर बार तो ऐसा नहीं होता है। इस बार जैसे पेपर मैं देने गई थी TRE 3 में जो कैंसिल हुआ, तो इस बार तो अच्छे से हुआ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स होकर के पेपर दिए और टाइम पर पेपर मिल गया था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप TGT का पेपर दोगे ना, तो उसमें क्वेश्चन जो होता है मैथ्स को ज़्यादा होता है। जब 6 to 8 का दोगे तो उसमें तो 40 ही क्वेश्चन होते हैं और 40 साइंस को हो जाते हैं, तो टाइम उसमें मैनेज हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब आप TGT का दोगे ना, तो उसमें 80 क्वेश्चन मैथ्स को होते हैं और 6-7 क्वेश्चन जनरल पेपर में भी हो जाते हैं। आप सोचो 87-88 क्वेश्चन हो जाते हैं मैथ्स का, और ये क्वेश्चन 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप अगली वीडियो को मिस नहीं करना, और इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं आपने किया है तो आप कर लीजिए, बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली हो मिस आप ना करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही आप उसको उड़ा दो, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ्स में आपको प्रैक्टिस ही करना होगा। वीक जो है उनके लिए मैंने बता दिया कि एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, बार बार करो, हर दिन करो, ठीक है, तो फिर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ भी दुनिया में कि जो आप कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है।
तो ये आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप इधर उधर नहीं भटको, एक अपना सोर्स फिक्स करो कि आपको कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कौन सा सेट लगाना है। आप कंफ्यूज नहीं रहो कि ये सेट लगाए, कोई किसी ने ये बोल दिया तो लगा लिए, किसी ने ये बोल दिया तो लगा लिए, तो ये आप कंफ्यूज नहीं रहो। एक आप सेट खरीदो या कोई भी एक फिक्स करो कि हमें यहाँ टेस्ट देने हैं या ये हमें सेट लगाने हैं, ये आप फिक्स कर लो और डेली एक टेस्ट आप दो। इससे क्या होगा ना कि आप क्रिएट करो माहौल, जो एग्जामिनेशन हॉल में जो माहौल होगा ना, ठीक है, कि हमें इतने घंटे में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो उस तरीके से एक माहौल क्रिएट करके आप पूरा 120 क्वेश्चन का आप सेट लगाओ डेली और देखो कितने स्कोर बन रहे हैं। क्योंकि मैंने पिछली बार जैसे ही सेट लगाया था ना, तो जो स्कोर मेरे सेट में बन रहे थे वही स्कोर थोड़ा सा आगे पीछे 5-6 नंबर का डिफरेंसेस हुआ, वही स्कोर मेरा एग्जाम में भी बना, ठीक है। क्योंकि मैं किरण का सेट लगाई थी और लगभग जो लेवल था वो किरण का ठीक था, एग्जामिनेशन से मैच किया। लेकिन अब हर बार का मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन TRE 2 में था, ठीक था उसका सेट। कुछ एरर थे क्वेश्चन में, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल था, स्टैंडर्ड था, वो ठीक था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किरण का ही आप लगाओ, आप प्लेटफॉर्म का आपको अच्छा लगता है वो लगा लो, किरण का अच्छा लगता है वो लगा लो, कोई और आपको अच्छा लगता है वो लगाओ, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरे कहने का मतलब कोई एक आप फिक्स करो कि आपको इससे सेट लगाना है, उससे आप लगाओ। अब किसी बच्चे को ये है, किसी स्टूडेंट को कि भाई हम तो ये लगा लिए, ये तो हम ख़त्म कर लिए, ठीक है, तो आप दूसरा लगा लो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है और आप कर पा रहे हो उतना तो अच्छी बात है ना, और आप करो। जैसे आपने अगर एक पब्लिकेशन लगा लिया, दूसरे का भी आप देख लो, वो भी लगा लो। कहीं और टेस्ट सीरीज मिल रहा है तो वो भी ज्वाइन कर लो, 100 दूसरे का टेस्ट सीरीज मिल जाता है तो वो भी ज्वाइन कर लो, वो भी लगा लो। ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाता है, ऑफलाइन अगर कहीं अवेलेबल है तो भी ज्वाइन कर लो, वो भी दे दो। मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा तपा दो कि फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा तपा दो, क्योंकि जो तपेगा वही चमकेगा। तो इतना ज़्यादा आप तपा दो कि एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो आपको लगे कि क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जब अपने लेवल को आप थोड़ा मेंटेन करके चलोगे ना, तो एग्जामिनेशन का जो पेपर होगा वो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही आपको इजी लगेगा पेपर। जब बहुत प्रैक्टिस करोगे, बहुत तरह के क्वेश्चन जब आपके नज़रों से होकर गुजरेगा, जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आप जाओगे तो जितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको यही लगेगा कि सारे टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगा और उससे आपका जो पेपर हो अच्छा जाएगा, ठीक है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप पेपर अच्छे सॉल्व करोगे रिलैक्स होकर के, और आपका मार्क्स अच्छा आएगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो और माफ़ी चाहूँगी, लंबी वीडियो आज भी हो गई। नेक्स्ट वीडियो मैं शॉर्ट रखूँगी और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर रखूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।